8 तरीक गी वोटें दी जेह्ड़ी गिनती है वो जम्मू कश्मीर च शुरू होनी है। सियासी पारा जेह्ड़ा है वो सरकार गी लेइयै बड़ा गर्म है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इंडियन अलायंस सरकार बनांदा है ते चीफ मिनिस्टर दा जेह्ड़ा औहदा है वो कुसगी होग, और दूई बक्खी भारतीय जनता पार्टी भी छाती ठोका करदी है कि इस बारी जेह्ड़ा मुख्यमंत्री दा चेहरा है वो जम्मू थमां होग। कियां जेह्ड़े आंकड़े न वो पूरे होंगन, कौन चेहरा होई सकदा है एनसी दा या कौन चेहरा होई सकदा है भारतीय जनता पार्टी दा। इस सरबंधा च गलबात करा करने आ मेरे कन्नै मेरे सहयोगी सैयद जुनेद आशमी होर। आशमी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इंडिया अलायंस और पीडीपी अगर इंदी सरकार बनदी है, जियां ओह ते छाती ठोकी ठोकियै आखा करदे न, इत्थों तक करके मंत्रिमंडल भी जेह्ड़ा है ओहदा गठन होई चुके दा है। कागतें च नहीं है लेकिन अंदरों अंदर ही कौन चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का। देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, उसमें समीकरण यही बताते हैं कि उसमें अच्छे खासे नंबर के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आने की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीतने के ही आसार ज्यादा हैं। सारे एग्जिट पोल 5 तारीख को यही सब कुछ बताएंगे। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कल इस पोजीशन में आती है कि उन्हें सरकार बनानी है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक परिवारवाद वाली पार्टी है। परिवार इस पार्टी को चलाता है और परिवार ही तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। तो प्रथम तो खुद उमर अब्दुल्ला सबसे बड़े चीफ मिनिस्टर के पद के दावेदार हैं। उनकी दावेदारी इसलिए भी है, एक तो वो केंद्र में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं एनडीए के साथ मिलकर, जब सरकार उन्होंने 1999 से 2002 तक चलाई। फिर 2009 से लेकर 2014 तक वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 6 साल रह चुके हैं। फिर 2014 के बाद वो नेता प्रतिपक्ष रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे। वो भी कोई 3 साढ़े 3 4 साल का अनुभव है उनका। अब ये सारा अनुभव जब आप मिलाते हैं तो उमर अब्दुल्ला के पास अब इतना अनुभव है कि उस अनुभव के चलते, और नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि पारिवारिक पार्टी है तो पारिवारिक पार्टी होते हुए सबसे प्रबल दावेदार जो है पद के, वो खुद उमर अब्दुल्ला हैं, सबसे प्रबल दावेदार। नंबर 2 दावेदार, हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले दावेदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, और उसका कारण वो ये बताते हैं कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उमर अब्दुल्ला के कंपैरेटिवली ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एक्सेप्टेबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं कि उमर अब्दुल्ला की कंपैरेटिवली ज्यादा है, मगर सच ये है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा ही नहीं है। असेंबली के चुनाव में वो उम्मीदवार थे ही नहीं। तो अगर वो उम्मीदवार ही नहीं थे तो इसका मतलब हो गया कि वो किसी भी पद के दावेदार भी फिलहाल नहीं है। और दूसरा, उनको लेकर मुझे जानकारी मिली कि पहलगाम में वो गोल्फ खेल रहे थे, अब शायद श्रीनगर आए हैं, वहां पर भी राजनीतिक तौर पर जो सक्रियता उनकी है वो तो है ही है। एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन उनको कहते हैं, मगर वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हु डज सीरियस थिंग्स, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको लगेगा कि ये राजनीति में गंभीर नहीं है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नॉन सीरियसनेस, गंभीर न होना ही उनकी सबसे बड़ी राजनीति है। और उस राजनीति में वो इतना कुछ कर जाते हैं कि पूछिए मत। पूरे देश में आप देखिए विपक्ष के नेताओं का हाल क्या है, और केवल एकमात्र जम्मू कश्मीर है जहां पर सीबीआई ईडी अलग अलग जगहों पर केस होने के बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरा एक चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से रोकने के लिए लड़ा। उसके बाद लेकिन उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में एक बड़ा अंतर यह है कि उमर अब्दुल्ला बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान, सीधी और सरल बात करने वाले इंसान, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला में भी घुमाव आ गया है। अब आप देखिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर लड़ने आ गए, और कई बयान उन्होंने दिए जो उनके मिजाज के मुताबिक नहीं, वो कश्मीर घाटी की राजनीति के मुताबिक हैं कि आपने कोई बयान दे दिया वो तथ्यों के आधार पर है ही नहीं, आपने तथ्यहीन बयान दे दिया, फैक्चुअली बिल्कुल गलत बयान आपने दे दिया, लेकिन वो घाटी के माहौल और मिजाज के मुताबिक आपने बयान दिया जो घाटी के माहौल को सूट करता है। तो इसके चलते प्रथम दावेदार उमर अब्दुल्ला,
नंबर 2 पर दावेदारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तब होती जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ते। अब आप कहेंगे वो नॉमिनेट होकर आएंगे, तो नॉमिनेशन के लिए भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जो 5 लोग नॉमिनेट होने हैं उसमें कोई स्कोप ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नहीं है। फिर वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़के आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी संभावना भी लगभग ना के बराबर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ने वाले नहीं है। एक तो सेहत है, दूसरा उनका मिजाज है, क्योंकि आप वो समझ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो राजनीति होनी है और एक केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार होनी है, उस सरकार में वो ताकतें नहीं होंगी जो ताकतें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 1983 में पहली बार एंजॉय की, 1987 से 89 तक एंजॉय की, 1996 से लेकर 2002 तक एंजॉय की। और ये भी आप देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या अब्दुल्ला परिवार का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर को बने हुए टोटल, जब से जम्मू कश्मीर राज्य के तौर पर भारत के साथ विलय हुआ, 1953 से यहां सरकारें बननी शुरू हुई, लगभग 71 साल का इतिहास है। और इस 71 साल के इतिहास में अब्दुल्ला परिवार से मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, कुल कार्यकाल उनका जो रहा वो लगभग 6-7 साल के करीब रहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कुल कार्यकाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब्दुल्ला को कहा जाता है कि उन्होंने घाटी में सबसे लंबा उनका राज रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। केवल 1953 में वो प्रधानमंत्री बने, उनके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 1 साल का कार्यकाल मुश्किल से रहा होगा या कुछ महीने, उसके बाद वो बाहर हुए, सत्ता में आए 1975 में, 2 साल सरकार चलाई, फिर सरकार गिरी, फिर दोबारा चुनाव हुए और उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो टोटल मिला के आप यूं समझिए 8-8.5 साल के करीब उनका कार्यकाल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 83 में बने और उसके बाद मुझे लगता है छोटे से कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनकी सरकार गिरी, जीएम शाह मुख्यमंत्री बने। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर 2 साल के लिए 87 से 89 बने, फिर उन्होंने 6 साल शासन किया 1996 से लेकर 2002 तक, तो उनका कार्यकाल भी 9 साल, 9 और 9 18 साल हो गए। उमर अब्दुल्ला ने 6 साल यहां पर राज किया, तो 24 साल 71 साल में से जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार ने राज किया है। अब इस बार क्या होगा, समीकरण जो भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास प्रथम दावेदार उमर अब्दुल्ला, दूसरे बड़े दावेदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मैंने कहा नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव नहीं लड़ा है। उसके बाद दावेदारी किसकी है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े सुतून, बड़े स्ट्रक्चर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, अब्दुल रहीम राथर और अली मोहम्मद सागर, पार्टी के महामंत्री। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के महामंत्री आप जानते हैं कि लंबे समय तक वो व्यक्ति रहा जो शेख परिवार के बड़े करीबी थे, खास थे। और आप ये भी जानते हैं कि जब वो महामंत्री हुआ करते थे तो तब कहा जाता था कि महामंत्री ही सारी सरकार चलाते थे। बाद में उनका निधन हुआ, निधन होने के बाद महामंत्री बने अली मोहम्मद सागर, तो इसका मतलब पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है, तो एक दावेदार तो वो भी हैं। दूसरे अब्दुल रहीम राथर। अब्दुल रहीम राथर का जहां तक ताल्लुक है, वित्त मंत्री रहे हैं, विश्वसनीय चेहरा है, लेकिन पहले उनको अपने चुनावी क्षेत्र से चुनाव जीतना है। जब वो वहां से चुनाव जीतकर आएंगे तो उसके बाद अगली कहानी होगी, तो वो भी एक दावेदार है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे साइलेंटली और बड़ी चतुराई के साथ एक नया दावेदार जो है मुख्यमंत्री के पद का घाटी में आ चुका है, उनका नाम है आगा सईद रूहुल्ला। आगा सईद रूहुल्ला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको नहीं जाना है, उसको लेकर जो एक माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस में बना, उसको बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और यह भी कि हर स्टेज, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्होंने कहा कि अगर आपने बीजेपी के साथ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जाने की कोशिश करेगी तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ ना जाए, ये वादा मैं आपसे करता हूं। ये तकरीरें आगा सईद रूहुल्ला ने लगभग सब जगह की हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आगा सईद रूहुल्ला को हर जगह इसी कारण से लिया, इसी कारण से पहुंचाया कि वो लोगों को एक जमानत दें कि भाई ऑल सेड एंड डन, हम बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आगा सईद रूहुल्ला भी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अब आगा सईद रूहुल्ला को, ये मेरी अपनी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही भी हूं। वो रीडिंग मेरी ये है कि अब्दुल्लाज के लिए
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगा सैयद रूहुल्लाह को मुख्यमंत्री बनाना या किसी भी दूसरे व्यक्ति को अब्दुल्ला की जगह मुख्यमंत्री बनाना एक तरीके से फायदेमंद राजनीतिक तौर पर साबित हो सकता है। उसका कारण नंबर 1 ये कि आपने खुद कहा कि यूनियन टेरिटरी में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। आपने चुनाव दोनों जगह से जीत लिया। मान लीजिए गांधरबल भी आप जीत गए और आप बडगाम से भी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद आप कहते हैं कि भाई आप हम पर आरोप लगाते हो पारिवारिक पार्टी है, चलो हमने इस चीज को बदलना है, तब्दील करना है, चलिए हमारे मुख्यमंत्री के पद के दावेदार अब आगा सैयद रूहुल्लाह। आगा सैयद रूहुल्लाह श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट है। आपने आगा सैयद रूहुल्लाह को बनाया मुख्यमंत्री, यंग है, नौजवान है, और एक और चीज उनसे ये होगी कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का उनको लेकर वो जो खींचतान जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका कारण ये है कि खींचतान इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से आने का मतलब यह है कि उनके पास वो एक लीवरेज है कि उनको लेकर ना तो अब्दुल रहीम राठौर को कोई दिक्कत होगी, ना सागर को कोई दिक्कत होगी, ना किसी दूसरे वरिष्ठ नेता को कोई दिक्कत होगी कि भाई ठीक है, ये एक बड़ा चेहरा है, इसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में बहुत अच्छी है, लोग इसके बात पर विश्वास करते हैं, तो चलिए अगर आपने इसको मुख्यमंत्री बना दिया। अब उमर अब्दुल्ला कहां जाएंगे? उमर अब्दुल्ला श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से दोबारा चुनाव होते हैं तो उमर अब्दुल्ला सीधा केंद्र में चले जाएंगे। उसमें 2 चीजें हो गई। एक, आपने वादा किया था मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यूनियन टेरिटरी में, वो भी आपने पूरा किया। दूसरा, आपने यह भी साबित किया कि मेरी टीआरपी डाउन नहीं है। केंद्र ने जब उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनाव हारे तो सब जगह क्या कहा गया कि भाई आप जिन विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते हो उनकी बहुत बड़ी हार आज बारामूला में हो गई, क्योंकि महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से हार गई और उमर अब्दुल्ला बारामूला से हार गए। तो जब उमर अब्दुल्ला दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेंगे तो एक वो कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बढ़ जाएगा, और दूसरा वो ये जवाब भी देने में सक्षम हो जाएंगे कि जनाब देख लीजिए, आपने कहा था कि हमारी विचारधारा को तो कोई एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है, मैं तो दोनों जगह से चुनाव जीत गया। उसके बाद एक जगह से इस्तीफा देकर, या मान लीजिए आगा सैयद रूहुल्लाह को अगर आपने मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर जाहिर सी बात है आप दोनों जगह से इस्तीफा देकर सरकार अगर आपकी यहां पर बन गई तो अगले चुनाव में आपको कोई दिक्कत होगी, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब सरकारें बनती हैं तो उसके बाद कोई भी चुनाव हो, एक लोगों के मन में भी आ जाता है कि भैया इनकी सरकार तो बनी गई है, तो अब अगर हम इनको वोट नहीं देंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जहां पर जिस पार्टी की सरकार होती है, इमीडिएटली सरकार के बाद कोई भी चुनाव हो, उनका वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो ये कुछ पॉसिबल सिनारियोज हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रबल दावेदार उमर अब्दुल्ला है उसके, और उमर अब्दुल्ला की दावेदारी इस बात से कि वो अब्दुल्ला परिवार से आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सभी के बीच में है, और तीसरा ये कि वो अब्दुल्ला परिवार की लेगेसी कंटिन्यू करेगी। अगर वो नहीं बनते तो फिर अली मोहम्मद सागर हैं, अब्दुल रहीम राठौर हैं, और उसके बाद तीसरे और सबसे सक्षम और मजबूत दावेदार आगा सैयद रूहुल्लाह हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का मतलब यह होगा, अच्छा उनको मुख्यमंत्री बनाने का एक और फायदा कि आप यू विल टेक ऑन बीजेपी हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब यह होगा कि धरना देना है तो धरना भी देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अरविंद केजरीवाल वाले सीन करने हैं तो वो भी कर पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अब्दुल्ला परिवार इन सभी चीजों से बाहर रहेगा, तो उससे पार्टी को मजबूत होने का मौका भी मिलेगा। और मान लीजिए सरकार गिरती है 2 साल बाद या 3 साल के बाद, या कोई इस तरह के समीकरण बनते भी हैं, तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर इस बार जो आंकड़ा प्रिडिक्ट किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर अगर वो आता है तो वो साल 1996 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, अगर वो आता है तो। अगर वो नहीं आता है और गठजोड़ की सरकार बनानी पड़ती है तो फिर ये समीकरण है। अब इसी इंडिया अलायंस में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर इंडिया अलायंस के पास नंबर पूरे नहीं होते हैं और इन्हें पीडीपी से समर्थन लेना पड़ता है तो फिर पीडीपी खेला कर सकती है। पीडीपी कह सकती है कि भाई ठीक है, हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा, मुख्यमंत्री कांग्रेस वाले बनाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब आपको सरकार बनानी है, कॉट बिटवीन डेविल एंड डीप सी, क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में कि आपके पास 32 के करीब एमएलए, 34 के करीब एमएलए, 8-10 एमएलए पे कांग्रेस, 8-10 एमएलए पे पीडीपी। अब आप तो फंसे हुए हैं ना, कहां जाएंगे? या तो आपको करना है बीजेपी के साथ गठजोड़, तो बनानी है। और ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो सिचुएशन बिहार में थी कि नीतीश ने चुनाव लड़ा मिलकर किसके साथ? लालू प्रसाद यादव के बेटे के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, चुनाव जीते।
चुनाव जीतने के बाद ही वाज कॉट बिटवीन डेविल एंड डीप सी कि कांग्रेस की भी थोड़े बहुत लोग जीते हैं, तेजस्वी यादव उसका सबसे बड़ा नंबर है, और उसके बाद नीतीश कुमार का छोटा मोटा नंबर है, मिलकर एक सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने नीतीश, और तेजस्वी को क्या करना पड़ा, उसको बनना पड़ा डिप्टी सीएम। क्यों? क्योंकि आपको बीजेपी को बाहर रखने के लिए नीतीश के साथ सरकार बनानी पड़ी। नीतीश ने कहा भैया देख लो, मेरे साथ बनाओगे तो ठीक, नहीं बनाओगे तो बीजेपी चला जाऊंगा वापस, और उसके बाद दोनों हाथों में लड्डू। तो जो छोटी पार्टी होती है उसके हाथ में हमेशा लड्डू ही होता है। तो इस वक्त भी दो छोटी पार्टियों के पास लड्डू होंगे, एक तो कांग्रेस, दूसरी पीडीपी। अगर वो स्थिति कांग्रेस की आई तो उस स्थिति में वो कह सकते हैं कि चलिए जी, हमें उमर अब्दुल्ला कबूल नहीं, आपको महबूबा कबूल नहीं, या आपको पीडीपी कबूल नहीं, चलिए एक काम करते हैं, तारिक हमीद कारा को बना दो, खत्म कहानी, ना आपका ना हमारा, इनका मुख्यमंत्री। ये परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा हार्ड बार्गेन, हालांकि मैंने कांग्रेस को हार्ड बार्गेन करते हुए आज तक नहीं देखा, आज तक कभी नहीं देखा कि कांग्रेस ने कोई कहा नहीं ये हमारा मुख्यमंत्री बना। वो कह सकते हैं ठीक है भाई, उमर अब्दुल्ला आपने बना, आप बन जाओ, हमारे भी 4 मंत्री हमें साथ रख लेना, 4 हमारे मंत्री बना देना, जम्मू से कोई जीते नहीं जीते कुछ करके कि वहां से उस तरह का सिलसिला। तो कहने का मतलब ये कि ये भी एक दाव, ये तब पॉसिबल है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वो स्थिति आ जाए जहां पर बिना आउटसाइड सपोर्ट के सरकार न बनती हो। अगर तो बिना आउटसाइड सपोर्ट के तारिगामी, हकीम मोहम्मद यासीन और 2-4 और लोग अगर वो जीतते हैं तो, क्योंकि इस बार तारिगामी का जीतना भी आसान नहीं है, इस बार हकीम यासीन का जीतना भी आसान नहीं है। इस बार तो हालात यहां तक पहुंचे हैं कि लंगेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में इंजीनियर रशीद के भाई को भी दौड़ के जीतना पड़ रहा है। यह स्थिति है। अगर यह स्थिति बनती है तो इस स्थिति में फिर वो खेला होगा जिस खेला की मैं बात कर रहा हूं। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, अगर इनका नंबर आता है तो मुझे नहीं लगता कि तारिक हमीद करा या कोई दूसरा तीसरा बीच में कोई विगुण डाल सकता। मुझे लगता है बिल्कुल सीधा होगा कि भैया हमारे नंबर आ गए, चलिए आप मुख्यमंत्री, हम आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, कहानी खत्म। अब आपने पूछा बीजेपी के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद के दावेदार कौन है? ठीक है, लड्डू उधर ही बंटवा देना। वो जो आप सवाल पूछेंगे, पर माइक थोड़ा सा अपने पास रखिए ताकि लोगों को सुनाई दे। ये ते होई आ भाई लड्डू कुन्ने खाने, ये सब आंकड़े दी गेम है। आंकड़े किस वक्खी आने न, सरकार तो उस वेले बननी है। इस वक्त भी ये ख्याली बात है, बस ये ख्याली इसलिए है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये सिचुएशन नहीं। अस देखा करने चाय की दुकान होवे, सब्जी की दुकान होवे, उत्थे भी सरकार बना दी है, सारे बना। ये पहले बारी में दिखा और बड़ा बड़ा बदलाव देखा करना जो सोशल मीडिया आया है। पहले हुंदा भाई ग्रां हुंदा या कोई कस्बा हुंदा, उत्थे बैठे दे हुंदे ते सिर्फ अपनी 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी दा हुंदा। लेकिन हुण अस देखा करने कि जम्मू कश्मीर दी चाई वाली दुकानां भी लोग सोचा देन ते सब्जी वाली दुकानां भी। हुण आउने अस बीजेपी उपर। बीजेपी च भी लगातार मंथन चला करदा है और केंद्र च सरकार है, और इह हुआ करदा कि अगला जिहड़ा मुख्यमंत्री दा चेहरा है वो जम्मू थमां डोगरा होग, कियां गणित फिट पौग। देखें, और चेहरा केड़ा होग बीजेपी को लेकर, और खासतौर बीजेपी का मुख्यमंत्री के पद का दावेदार कौन हो मुझे नहीं पता। बीजेपी के लोग बेहतर जानते हैं उन्हें, और बड़े बड़े अक्लमंद, बड़ी बड़ी तोपें, बड़ी बड़ी गनें बीजेपी में बैठी हैं। और इतना ही नहीं, कुछ बीजेपी के बड़े नेता ऐसे हैं कि उनके सूत्र तो पूछिए मत कहां कहां हैं, कि मतलब अभी दिल्ली वालों ने सोचा भी नहीं होता, उनको पहले पता चल जाता कि यहां क्या होना है। तो इस तरह के सूत्र भी उनके पास, तो इसलिए उनके बारे में ज्यादा बात करना, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो लिमिटेड मेरा नॉलेज है, जो हल्का फुल्का मुझे चीजें समझ आती हैं, उस समझ के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री के पद का कोई प्रबल दावेदार बीजेपी में मुझसे कोई पूछे कौन होगा, तो अशोक कौल। आप परेशानी पड़ जाएंगे, अशोक कौल कहां से? वो तो संगठन महामंत्री हैं, वो तो संघ से आए हैं, वो तो चुनाव नहीं लड़ा, कुछ नहीं लड़ा। और ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से लोग आते हैं, ये तो इस दौड़ में भी नहीं होते, इनको तो इन पदों शदों का भी कोई नहीं होता कि कुछ बनना है। ये तो बस फना-फिला लोग हैं, अपना जीवन दे रहे हैं इस पार्टी को। लेकिन फिर जब आप थोड़ा सा आंकते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो उसी स्कूल से आए थे, और भी कई लोग उसी स्कूल से आए थे, फिर वो प्रबल दावेदार भी बने, प्रधानमंत्री भी बन गए। अब वो प्रबल दावेदार कैसे है? अशोक कौल इसलिए प्रबल दावेदार हैं कि अगर आपको हिंदू मुख्यमंत्री बनाना है और कश्मीरियों को भी आपने खुश करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक केंद्र शासित प्रदेश में दोनों भागों को साथ चलाना चाहते हैं, तो आप ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें काम भी हो जाए
और आवाज भी ना हो, तो फिर अशोक कौल फिट्स द बिल। नंबर 1, अशोक कौल की छवि बिल्कुल एक साफ सुथरे नेता की है। कोई आरोप आज तक उनके ऊपर नहीं लगा, किसी कंट्रोवर्सी में आज तक वो नहीं आए, और पता नहीं बीजेपी के लीडरों को उनसे डर लगता है, या वो पता नहीं क्या डराते होंगे उनको या क्या। हमने कभी किसी बीजेपी नेता को उनका खुलकर उनकी मुखालफत करते हुए भी नहीं देखा। तो इसका मतलब यह हो गया कि संगठन में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि टिकटों के बंटने के बाद कई नेताओं के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगे, लेकिन अशोक कौल का कहीं नाम नहीं सुना आपने। अब वो प्रबल दावेदार कैसे हैं? एक वो कश्मीरी हैं, दूसरा वो हिंदू हैं, तीसरा वो विस्थापित हैं। अब जब आप एक विस्थापित हिंदू को, जो घाटी से आतंकवाद के कारण भागकर जम्मू पहुंचा और जम्मू में उसने अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत की, यहां पर उसने दोबारा से अपने जीवन की शुरुआत करके अपनी दुनिया बनाई। जब आप एक विस्थापित कश्मीरी पंडित हिंदू को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, तो आप पूरे देश भर में 3 मैसेज भारतीय जनता पार्टी के चले जाएंगे, और चुनावी उस जोड़ तोड़ में बड़ा सहायक सिद्ध साबित होगा। किसी भी जगह आप इस चीज को देश में जब लेकर जाएंगे तो ये बड़ा बिकेगा। क्या? नंबर 1, विस्थापित कश्मीरी पंडित हिंदू, वो कश्मीरी पंडित जिनको घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद के कारण घाटी छोड़नी पड़ी, वो जिन्हें आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, हमने उन्हीं विस्थापितों में से एक विस्थापित को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि घाटी के अंदर वो बड़ा परिवर्तन आ चुका है, जिस परिवर्तन में अब खौफ, आतंकवाद और अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं। अब राष्ट्रवादी लोगों को मौका दिया जाएगा, और हमने विस्थापित हिंदू को उठाकर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया। उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कश्मीरी पंडितों का। उससे कश्मीरी पंडितों का जो घाटी के लिए वापस जाने का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के ऊपर भी देश भर में कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? ये जवाब में कहेंगे कि भैया आपने कौन बनाए थे? हमने तो बना दिया मुख्यमंत्री, आप बनाते, आपने तो कभी सोचा नहीं। नंबर 2, ये भी मेरा अपनी सोच है, समझ है, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना। अब ये भी आप कहें भाई ये तो कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो पब्लिक में है, डोमेन में है, लोग बात कर रहे हैं ना। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना अगर पहले चुनाव जम्मू साउथ आरएसपुर से जीतते हैं, अभी तो पहले उसी पर एक प्रश्न चिन्ह है, वो जीतना है उनको। उसके बाद वो रेफ्यूजी हैं। उसके बाद मेरे जहां तक जानकारी, शायद पुंछ के साथ भी उनका कोई रिश्ता नाता है। 47 का वो प्रोग्राम भी सब लोगों को याद है। तो अगर आप डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना को इस पद के लिए पर एलिवेट करते हैं, तो आपने एक मैसेज पूरी कंट्री को दे दिया कि देखिए हमारे आने से पहले ये रेफ्यूजी हुआ करते थे, हम आ गए तो ये मुख्यमंत्री बन गए। समझ गए? अब आगे बढ़िए। तीसरा बड़ा नाम सुनील शर्मा। सुनील शर्मा कौन? आतंकवाद के खिलाफ किश्तवाड़ में लड़ाई लड़ने वाला, आतंकवादियों के साथ लोहा लेने वाला, साधारण परिवार, साधारण घर और साधारण जीवन शैली जीने वाला आम आदमी, मेरे और आपके जैसा। कोई बड़ा वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई परिवार में कोई दादा परदादा, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई क्या कहते हैं लेगेसी में कोई चाचा मामा ताया होम मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं। कौन? सुनील शर्मा, आम आदमी। क्या बनाया? आतंकवाद से लड़ने वाले आदमी को आज हमने जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जम्मू कश्मीर में है, उसको कितने दमखम के साथ हम लड़ेंगे, वो हमने आपको मैसेज सुनील शर्मा को बनाकर दे दिया। अब ये तो 3 लोग वो हो गए जो आपको लगता है ये प्रबल दावेदार, ये 3 लोग हैं। चौथे बड़े दावेदार, अगर भारतीय जनता पार्टी की मर्जी ये हुई कि हमको पब्लिक परसेप्शन चेंज करना है, घाटी के लोगों के साथ भी एक ऐसा आदमी जो मिक्सअप हो जाए, जम्मू के लोगों के साथ भी एक ऐसा आदमी जो ऐसे कांधे पे हाथ डाले और गपशप लगाना शुरू हो जाए, अफसरों को जो कंफर्टेबल करे, सरकार को भी जो कंफर्टेबल करे, एलजी के साथ भी जिसका रिश्ता अच्छा हो, दाएं बाएं भी जिसके रिश्ते अच्छे हों, तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और परिवार से बाहर निकलकर देवेंद्र सिंह राणा को आप जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्या जनाब, चलिए आउट ऑफ द बॉक्स, ये परिवार से तो नहीं है, लेकिन चलो हमारे परिवार का हिस्सा साल 2019 में हुए, 5 साल के अंदर अंदर इनका कदकाठी इतनी हो गई है कि अब हम इनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, परंतु केवल और केवल इसी प्रमाइस के ऊपर कि काबिल आदमी है, लायक आदमी है, कोऑर्डिनेशन जानते हैं, कॉम्बिनेशन जानते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर कैसे किया जा सकता है, अफसरों के साथ कैसे चलना है,
कश्मीरियों के साथ कैसे चलना है, जम्मू वालों को कैसे खुश करना है, वो लद्दाख वाले को साथ कैसे लाना है, प्रधानमंत्री से क्या बात करनी है, गृह मंत्री से क्या बात करनी है, कहां किसको कैसे फिट रखना है, ये वो बहुत भली बात ही जानते हैं। तो वो भी एक मजबूत और ताकतवर पद के दावेदार हो सकते हैं। अंत में मेरी अंतिम प्रेडिक्शन है कि अगर आपको लगा ये सारे अनफिट हैं, इनमें से कोई भी फिट नहीं है, तो फिर जिसको आप पिछले 10 साल से दिल्ली में ट्रेनिंग दे रहे हैं, 10 साल से जिसको आपने दिल्ली में अपने साथ प्रधानमंत्री ने रखा है, और 10 साल से जो प्रधानमंत्री के कार्यालय को चला रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं मैं उसमें ज्यादा जानना नहीं चाहूंगा। कारण यह है कि लोग तो आपसे भी खुश नहीं है, लोग तो मुझसे भी खुश नहीं है, लोग तो अंकित कुमार से भी खुश नहीं है, और लोगों की तो यह हालत है कि लोग खुद से भी खुश नहीं है। मतलब लोग इतने दुखी हैं कि अपने आप से भी दुखी हैं। ठीक है जी, वो कैसे पता चलता है, मिसाल दूंगा। फेसबुक के ऊपर आप देखिए, सबसे दुखी आदमी अपना स्टेटस डालता है पापियों का विनाश होगा। सबसे दुखी आदमी अपना, अब मतलब किसी लड़ाई हो गई ना, उसने आपकी बात नहीं मानी, आपके उसकी बात नहीं मानी, तो आपने फेसबुक के ऊपर 4 लाइनें लिख दी या कोई शेर लिख दिया, तुम्हें ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा। तो आप दुखी हैं। आप अपना दुख आजकल, पहले घर में शेयर करते थे, अब आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करते हो, तो लोग दुखी बहुत हैं। अब उनको लेकर वो परसेप्शन के नहीं जी वो वहां पर क्लर्क हैं, वहां पर उनकी तो कोई ये नहीं है, ऐसी कहानी नहीं है। अगर इस कहानी में कोई दमखम होता तो उधमपुर में जिस प्रत्याशी को मैंडेट मिला उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे बड़े नेता जाने चाहिए थे, रैली करनी चाहिए थे। कोई बड़ा नेता वहां गया नहीं, क्यों नहीं गया क्यों नहीं? अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वहां कोई सुनता नहीं तो फिर बड़ा नेता कोई गया क्यों नहीं? और जब लोकसभा के चुनाव में आपने सारा दमखम लगा दिया कि डॉक्टर को रोको, इसको क्या कहते हैं मैंडेट नहीं मिलना चाहिए, डॉक्टर को मैंडेट भी मिला, डॉक्टर दोबारा मंत्री भी बन गया और दोबारा दिल्ली चले गए, तो इसका मतलब यह हो गया कि वहां दिल्ली में कहीं ना कहीं लोग हैं जो उनसे बड़े इंप्रेस्ड हैं, उनके कामकाज से बड़े खुश हैं, उनके कामकाज को देखकर उनको लगता है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, और वो समझते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी की समझ है, इसीलिए डीओपीडी उनको दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। अब ये मत सोचिएगा कि वहां डॉक्टर साहब बैठते हैं और फाइल आती है दस्तखत करते हैं ना, ही टेक्स डिसीजंस, वो फैसले लेते हैं। किस मंत्री के साथ कौन जाएगा, किस मंत्री को कौन सा पीआरओ देना है, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन देना, कि ये फैसला डॉक्टर जितेंद्र सिंह करते हैं। और उसके बाद नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, किसी ने भी आरोप डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर लगाया, उसने कहा आ जाओ कोर्ट में साबित करो, अगले ने कहा जनाब छोड़ो बात खत्म करो, मैंने कोर्ट जाना ही नहीं। तो देखिए, आप किसी के ऊपर आरोप लगाएं ये चोर है, आपने कह तो दिया चोर है, जब वो आपको कोर्ट घसीटता आपको होता ही कुछ नहीं है, बट यू हैव टू प्रूव ना, चोर कहने से तो नहीं ना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनकी छवि साफ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनको लंबा चौड़ा हो गया 10 साल का, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑलरेडी उनके पास है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। और उनका एक इंटरव्यू मेरे साथ हुआ था साल 2020 में, 2021 में, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उसमें कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग जम्मू में चाहते हैं, वो रोज कहते हैं डॉक्टर गया, तो कहते हैं मगर मैं जाता नहीं, मैं तो इधर ही हूं। तो इसलिए वो भी एक बड़े मजबूत दावेदार हैं मुख्यमंत्री के पद के। तो ये मेरा अपना आंकलन इन 5 लोगों को लेकर है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी, उनका जो उनका लोगों के साथ कनेक्ट है, पार्टी के साथ कनेक्ट है, पार्टी के हाईकमांड के साथ कनेक्ट है, जो उनका कैरिश्मा है, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में सारा सिलसिला एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चलाया, उसको लेकर उनकी भी एक अच्छी दावेदारी है। लेकिन अब यह है कि उनको नौशेरा में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन चुनावों में सफल होने के बाद फिर उसके बाद आगे की कहानी उनकी पता चलेगी। लेकिन जो ये मैंडेट बटा, इस मैंडेट बटने के चक्कर में उनके साथ पार्टी का बहुत सारा वर्कर जो है उनसे नाराज हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें दिल्ली के नॉलेज में होंगी, दिल्ली जरूर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सोच विचार करेगी। पर ये सुरेंद्र जी, ये मेरा आंकलन है कि ये, और इनमें से मैंने जो पहले 4 लोग बताए हैं, वो मेरी अपनी रीडिंग में एक नेशनल लेवल पर एक मैसेजिंग के लिए सबसे मजबूत दावेदारी अशोक कौल की, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना की, सुनील शर्मा की, इन 3 की सबसे मजबूत दावेदारी है। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह, और 8 अक्टूबर को जनता ने मशीन का बटन कहां दबाया है, उसके बाद पता चलेगा कि हुआ क्या। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं, 1987 में चुनाव हुए, उन चुनावों को लेकर बड़े आरोप लगते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर
कि भाई रिगिंग की, चोरी की, डाका डाला, ये वो। तो उन चुनावों को लेकर एक बड़ी खास बात मैंने नोट की। आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में घाटी की सभी सीटों के ऊपर उनका दो ही पार्टियों से मुकाबला था, एक आजाद उम्मीदवार और एक जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ, अब्दुल गनी लोन की पार्टी के साथ। तो इस बार भी आजाद उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है और आजाद उम्मीदवार भी बड़ी कंफर्टेबल है। मुझे डर कि किसी वक्त थोड़ा जहन में बात आती है कि कहीं यह ना हो जाए कि पता चले कि भैया यहां तो हम कह रहे थे पार्टी जीत रही है, तो आजाद उम्मीदवार क्या कहते हैं, बल्ले बल्ले हो रही है उनकी। तो ये एक समीकरण है जो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, लेकिन आई कैन नॉट बी, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन इतना ज्यादा मेरा आंकलन गलत नहीं हो सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कंफर्टेबल, बीजेपी इज कंफर्टेबल, पीडीपी कांग्रेस दोनों सूत्रधार होंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी का रोल रहेगा लेकिन इतना कोई मेजर रोल नहीं होगा, और इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी का बिल्कुल हल्का फुल्का उनका भी इसमें रोल रहेगा। अब जो बाद में इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग इन केस ऑफ इंजीनियर रशीद, दैट विल नॉट बी ए सरप्राइज फॉर मी, बट आई एम श्योर कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यह आंकलन जमीन पर जो मैंने पिछले 20 दिन में लगातार देखा है वही मैंने आपको बताया। हमने बाकी वेब पोर्टल्स की तरह हम नेताओं के घर नहीं घुस सके, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बड़े नेता का इंटरव्यू नहीं किया, पीडीपी के बड़े नेता का इंटरव्यू नहीं किया। बड़ी कोशिश की है हमने कि भाई कोई किसी के साथ बातचीत हो, कोई इंटरव्यू करें, लेकिन पता नहीं हमारे सवालों से भागते क्यों हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आप तो नेशनल टीवी पे आ गए, आप आईबीएन को इंटरव्यू दे रहे हो, आप एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हो, एक आधा हमसे भी थोड़ी बातचीत कर लो। तो फिर मुझे समझ नहीं, पता नहीं डर था, खौफ था, क्या था, कुछ तो था। तो उसके अलावा बाकी नेता भी कभी दाएं भागे कभी बाएं भागे। और एक चीज मैंने और भी नोट की, वो मैंने ये नोट किया, जम्मू संभाग को लेकर घाटी के सभी नेताओं को पत्रकारों से बात करने में रिजर्वेशन है। वो क्यों है वो बेहतर जानते होंगे, मगर देयर इज सम काइंड ऑफ रिजर्वेशन। ये बड़ा अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए, ऐसी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। आप बात करें, आप अपनी बात करें, या उनको ये लगता है कि हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं, हमें पता ही कुछ नहीं है, तो इसीलिए शायद वो दे डिजिस्ट फ्रॉम टॉकिंग टू अस। मैंने सज्जाद गनी लोन से फोन पर बात की, सैयद अल्ताफ बुखारी, जितनी बार हम गए उतनी बार उनसे बात भी हुई, उनका इंटरव्यू भी हम लोगों ने करे। लेकिन पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती से अक्सर बात हुई, लेकिन उनका भी इंटरव्यू नहीं हो पाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में कुछ उनके निचले क्रम के जो नेता, उनसे बातचीत हुई, पर उनको टीवी चैनलों पर जाकर वो जो कुछ उनकी हालत रोज करते हैं टीवी चैनल वाले, वो उनको अच्छा लगता है, वो जाते हैं चैनल के ऊपर और अच्छा खासा वहां पे उनकी परेड होती है, फिर वो वापस आ जाते हैं वहां से। तो नहीं हो पाई बातचीत, उसके लिए हम अपने दर्शकों से माफी मांगेंगे। लेकिन 20 दिन में हमने घाटी का और जम्मू का जो आंकलन किया है वो यही है कि घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू में बीजेपी है। बहुत बहुत शुक्रिया। केड़ी पार्टी कंफर्टेबल है ਇਹ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤਰੀਕ 8 ਤਰੀਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। लेकिन अपने अपने घरें सरकार बना करती है, मंत्री बना करते हैं, पर सही तस्वीर जिहड़ी है 8 तरीक 12 बजे जनता जनार्दन के सामने होगी।